मित्रों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे, इतिहास विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर कला वाणिज्य महाविद्यालय सीपत। मित्रों, आज का हमारा विषय है भारतीय इतिहास की विषय वस्तु आर्थिक इतिहास। इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से ब्रिटिशकालीन भारत और आज़ादी के बाद के भारत की स्थिति का वर्णन किया है। मित्रों, भारत में अंग्रेज़ों का प्रवेश एक व्यापारिक दल के रूप में हुआ और अंतिम समय तक राजनीतिक सत्ता की स्थापना के बाद भी वह अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा में संलग्न रहा। मुगल साम्राज्य के पतन का लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापारिक एकाधिकार के साथ साथ राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना कर ली। भारतीय प्रशासन में इनकी रुचि का एकमात्र कारण इंग्लैंड के व्यापारिक हितों की रक्षा करना था। इसी कारण इंग्लैंड लंदन और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में भारतीय संसाधनों के प्रयोग द्वारा उसे उत्तरोत्तर विकसित करने की दिशा में अग्रसर हुए। उनके शासनकाल की प्रमुख विशेषता थी भारत का आर्थिक शोषण करना तथा भारत के परंपरागत आर्थिक ढांचे को नष्ट करना, जिससे इंग्लैंड के औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसीलिए अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे भारत, जो एक कृषि प्रधान देश था, औद्योगिक इंग्लैंड का एक उपनिवेश बनकर रह गया। अंग्रेज़ों ने भारत के कुटीर उद्योगों में संलग्न कामगारों के प्रति आर्थिक निष्कासन की नीति का आलंबन किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे न केवल विदेशी वस्तु अपितु घरेलू व्यापार में भी अत्यधिक पिछड़ गए। तत्कालीन सरकार ने कृषि सुधार और आधुनिकीकरण की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया। फलतः निरंतर बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक लगान और ऋणग्रस्तता तथा गरीबी के कारण कृषि का विकास अवरुद्ध होने लगा। अंग्रेजी प्रशासन के भू बंदोबस्त व्यवस्था के कारण भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना एक बड़ा कारण है उत्पादन में कमी आने का। यद्यपि 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारतीय उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ एवं अनेक नए कल कारखानाओं की स्थापना हुई। सूती मिलों और जूट मिलों की संख्या 1905 ईस्वी तक बढ़कर 206 और 36 हो गई थी। इसके साथ ही साथ अन्य उद्योगों में, जिसमें सीमेंट, कागज, चीनी व शीशा आदि का भी विकास हुआ, परंतु इन विकास के बावजूद भारतीय उद्योग कठिनाइयों से ग्रसित रहे। सरकार की भेदभावपूर्ण नीति और बड़े बड़े संयंत्रों के अभाव के कारण उद्योगपतियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इन सब कारणों से भारतीय जनता प्रतिदिन दरिद्र होती जा रही थी। ब्रिटिश शासनकाल में पड़ने वाले अकालों ने भी देश की जनता को कष्ट सहने के लिए बाध्य किया और अनेक व्यक्ति असमय ही काल के गाल में समा गए। आइए अब देखते हैं आज़ादी के बाद भारत की आर्थिक गतिविधियां किस तरह से रही हैं। आज़ादी के समय भारत का बुनियादी ढांचा औपनिवेशिक ही था। भारत की आर्थिक व्यवस्था बहिर्मुखी थी। बुनियादी ढांचा और औद्योगिक आधार कमज़ोर थे। कृषि क्षेत्र की स्थिति अधोमुखी भले ही नहीं थी, परंतु विकास दर स्थिर अवश्य था। आज़ादी के बाद के वर्षों में औपनिवेशिक ढांचा को तोड़ने के गंभीर प्रयास किए गए। परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार में इसकी अल्प निर्भरता आधार बनी। इस समय भारत की विदेशी व्यापार में भागीदारी 10 से 13% थी, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था अब बहिर्मुखी नहीं रह गई। आज़ादी के बाद भारतीय उत्पादन मूलतः घरेलू बाजार पर आश्रित रहा। इसी कारण विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का भारत पर खास असर नहीं हुआ और 70 के दशक में आई मंदी का असर भी भारत में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। भारत से निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं में परिवर्तन हुआ और पारंपरिक उत्पाद जैसे कपड़ा, इसके स्थान पर भारत निर्मित नए उत्पादन का निर्यात होने लगा, जैसे इंजीनियरिंग उत्पाद,
इलेक्ट्रॉनिक के सामान, सलाहकार सेवा, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि का निर्यात किया जाने लगा। आज़ादी के बाद भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की मंजूरी तो दी, लेकिन कड़े नियंत्रण के साथ। औपनिवेशिक काल में यह निवेश लगभग सभी चीज़ों पर था। इसमें आवश्यक परिवर्तन किए गए और यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का प्रभुत्व न हो। अरुण बोस लिखते हैं, आज़ादी के समय का नारा था कि घरेलू कच्चे माल का इस्तेमाल घरेलू बाजार में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के निर्माण में ही विदेशी पूंजी का प्रयोग हो, अन्यथा पूंजी के निवेश की अनुमति न दी जाए। आज़ादी के बाद विदेशी भागीदारी तकनीकी सहयोग तक सीमित रखी गई, अर्थात विदेशी सहयोगी कंपनियों के साथ किसी भी तरह की वित्तीय साझेदारी नहीं रखी गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घरेलू आधार पर विकास की गति को बढ़ावा दिया गया। नेहरू के नेतृत्व में देश ने इस दिशा में लंबी छलांग भरी। भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य प्रवृत्तियों पर सरकारी निगाह डालें तो कृषि क्षेत्र में भारत अग्रणी स्थान बना लिया। भारत ने टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु जैसे ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। इस तरह हम देखते हैं कि भारत की आय कई विकासशील देशों की तुलना में कम है, परंतु आर्थिक संरचना विकसित देशों की आर्थिक संरचना के तुल्य है। खासकर विकसित देशों की श्रेणी में निम्न स्थान वाले देशों और भारत की आर्थिक संरचना में अनेक समानताएं देखने को हमें मिलती है। धन्यवाद।